हेलो बच्चों, अभी तक हमने बात की कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनल अकाउंट क्या है, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट के बेसिक के बारे में बात की। लेकिन आपने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते वक्त हम सिर्फ उन एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। सो हाउ टू आइडेंटिफाई कौन से एक्सपेंसेस डायरेक्ट हैं, कौन से एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट हैं, और साथ में कुछ स्पेशल एक्सपेंसेस के बारे में हम जानेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखो, अगर मान लो हम एक फैक्ट्री में, बिजनेस में खर्चे हमारे कहां कहां से होते हैं। सपोज ये हमारी फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री नहीं भी दिखे तो आपको इसे फैक्ट्री मान लेना है, ठीक है। देखो ये धुआं निकल रहा है, ये हमारी क्या है, फैक्ट्री है। और ये है हमारे सप्लायर। हम क्या करते हैं, सप्लायर से फैक्ट्री में रॉ मटेरियल लेके आते हैं, उस रॉ मटेरियल को हम प्रोसेस करते हैं और क्या बनाते हैं, फिनिश प्रोडक्ट। अब मुझे बताओ, ये फिनिश प्रोडक्ट जो सामान हमने बनाया, क्या वो सामान फैक्ट्री से ही बिक जाएगा? आंसर है नहीं। इस फिनिश प्रोडक्ट को हम एक जगह स्टोर करते हैं, है ना। जहां हम इस फिनिश प्रोडक्ट को रखते हैं उसको हम बोलते हैं वेयर हाउस और गोडाउन। ये यहां ला के रखते हैं और इसके कुछ पार्ट, क्या यहां से हम सामान बेचते हैं? आंसर है नहीं, हम यहां से भी सामान नहीं बेचते। ये मैं क्या बना रहा हूं, एक मिनट ध्यान से मेरे साथ साथ ड्रॉ करो, फटाफट कॉपी पेन निकाल लो, मेरे साथ साथ ड्रॉ कर लो। 2-5 मिनट मुझे टाइम दो, फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बना रहा हूं। ओके, अब ये जो सामान फिनिश गुड्स है उसका कुछ पोर्शन हम अपने शॉप में, या जिसको हम शोरूम भी बोलते हैं, वहां पर रखते हैं और यहां से हम सामान कस्टमर को सेल करते हैं, ठीक है। ये जो मैंने जितने ड्रॉ किए, इनको जनरली हम बोल सकते हैं कि वो एरिया है, वो जगह है जहां पर हमारे एक्सपेंसेस होते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन कॉल देम एज कॉस्ट सेंटर्स। यहां से एक बिजनेस में खर्चे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब तुम सामान यहां से लेके आओगे तो कुछ खर्चे होंगे। सर क्या खर्चे होंगे? तो जैसे कि यहां का भाड़ा लगेगा, जिसे हम कैरेज इनवर्ड बोलते हैं, और जिसे हम फ्रेट बोलते हैं। ये जो सामान प्रोसेस हम करने वाले हैं, यहाँ वर्कर लगे होंगे, जैसे कि हमने उनको वेजेस दिया। अब यहाँ कोल, गैस, वाटर लगा होगा, यहाँ पावर लगा होगा, ठीक है। और इन सब को मैनेज करने के लिए एक होता है, हम जिसको बोलते हैं ऑफिस। अब ये मैंने जितने भी ड्रॉ किए, बस तुमको ये ध्यान रखना है कि देखो यहां पर एक लाइन खींच देनी है ऐसे, और याद रखना इस लाइन के इधर जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इधर जितने खर्चे होंगे उनको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब अब क्या क्या समझ में आया? ये मैंने वो जगह बताई है, जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया, ये वो सारी जगह है, वो सारे प्लेस है जनरली जहां पर बिजनेस में खर्चे होते हैं। अगर फैक्ट्री तक सामान बनने तक जितने भी खर्चे होंगे, उन सारे खर्चे को हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और फैक्ट्री वंस वो फैक्ट्री क्रॉस कर गया, और जो खर्चे होंगे उनको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन अदर वर्ड्स में बोलूं कि देखो, इस ऑफिस में क्या क्या खर्चा होगा, तो यहां पर सैलरीज लगेगा, है ना, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लगेगा। तो ये कौन से खर्चे हैं? तो ये सारे हो जाएंगे इनडायरेक्ट। लाइन की इस पार है ना, ये जो हमने वेयर हाउस में रखा, मान लो इसका रेंट लगा, क्या होगा? इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मान लो शोरूम में लाइटिंग लगी, कौन से खर्चे होंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
ठीक है। ये सामान जब यहां से हम यहां पहुंचा रहे हैं, यहां भी मान लो कोई भाड़ा लगा जिसको हम कैरेज आउटवर्ड बोलेंगे, ये भी हम क्या बोलेंगे, तो ये भी है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आई होप मेरी बात कुछ कुछ समझ में आई कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस फैक्ट्री के इधर लगते हैं, उसके बाद जो लगने वाले एक्सपेंसेस है उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कि इन शॉर्ट मैंने तुम्हें ये बताने की कोशिश की कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे कहां पर, इन फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडरशिप, उन खर्चों को हम दो भाग में बेसिकली बांटते हैं। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरे को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, तो हमने डिस्कस किया कि एक्सपेंसेस रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होगा, अगर वो परचेज से रिलेटेड हो या वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो या वो किसी भी इनवर्ड से रिलेटेड हो, तो उसे हम बोलेंगे आर कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट किसको बोलेंगे, तो एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू, नंबर वन, जो ऑफिस या जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं उससे रिलेटेड हो, फाइनेंशियल रिलेटेड हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड हो, उसको हम बोलेंगे आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में क्यों पता कर रहे हैं, ये जो इनडायरेक्ट है रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन जो इनडायरेक्ट है कहां रिकॉर्ड होता है, तो दीज आर रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर मुझे इसकी मीनिंग जाननी है, कभी कभी एग्जाम में इसकी मीनिंग पूछ रहा है आजकल, तो इसकी मीनिंग देखो ये रहा, ये है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या पढ़ा हमने, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इट रेफर्स टू दोज एक्सपेंसेस विच आर इंसिडेंटल टू परचेज, जो मैंने बताया जो परचेज से रिलेटेड हो, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो और जो परचेज ऑफ गुड्स करने से रिलेटेड हो, या उसको हम अपने प्लेस ऑफ बिजनेस में लाने में जितने खर्चे हुए, जैसे कि ये जो मैंने अभी यहां बताया, ये जो यहां पर जितने भी खर्चे होंगे, हमने सामान यहां परचेस किया और यहां से परचेस करके हम अपने बिजनेस में लेके आ रहे हैं, ये जो खर्चे यहां पर हुए उसको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहां से यहां लाने में जो खर्चा हुआ, फैक्ट्री में जो खर्चा हुआ, फैक्ट्री के प्रोडक्शन में जो खर्चा हुआ, उन सबको हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसीलिए मैंने बोला कि ये जो एक लाइन है यहां लाइन ड्रॉ कर देना, और इस लाइन के इधर में जितने भी खर्चे होंगे, जो भी तुमको लगता है, दिस ऑल आर सिंपली डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, और इसके इधर जितने भी खर्चे होंगे उनको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट की मीनिंग क्या है,
देखो, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट, जो इंसिडेंटल टू परचेज, प्रोडक्शन और अदर देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो सारे खर्चे जो परचेज से, प्रोडक्शन से या सामान को फैक्ट्री तक रेडी करने तक, सामान सेल्स के रेडी करने तक लगने में जो खर्चे लगते हैं, उनको छोड़ के जो खर्चा लगा उनको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इससे कौन से खर्चे होते हैं? तो पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस, फाइनेंस, ये सारे खर्चे को हम बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एनी डाउट? अब मुझे बताओ डायरेक्ट एक्सपेंसेस का यूज क्या है? इनको हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, whereas indirect expenses are used to calculate net profit and net loss. ओके, सो आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं है। नहीं सर। सो मुझे फटाफट अभी तुमको बताना है कि ये कौन से एक्सपेंसेस हैं, यानी कि आइडेंटिफाई these expenses into direct and indirect expenses। फटाफट मेरे साथ साथ बताते रहो। जैसे पहला है वेजेस, दूसरा है मान लो सैलरीज, नेक्स्ट इज योर फैक्ट्री रेंट, नेक्स्ट ऑफिस रेंट, coal, gas and water, discount, carries inward, कैरिज आउटवर्ड। अब मुझे बताओ वेजेस कहाँ लगता है? तुम्हें पता करना वेजेस कहाँ लगता है। फैक्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं उनको जो हम पेमेंट करते हैं दे आर कॉल्ड वेजेस। तो ये कहाँ लगा? सर ये लगा फैक्ट्री में, इसलिए क्या हम बोलेंगे इसको? डायरेक्ट। सैलरी कहाँ लगता है? जो ऑफिस में काम करते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट। फैक्ट्री रेंट, नाम में फैक्ट्री है तो क्या होगा? डायरेक्ट। ऑफिस रेंट ऑफिस में लगा, इसलिए क्या मानेंगे इसको हम? इनडायरेक्ट। कोल गैस वाटर कहाँ लगता है? फैक्ट्री में, तो डायरेक्ट। डिस्काउंट इनडायरेक्ट, क्योंकि सेल से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है। कैरेज इनवर्ड इज डायरेक्ट, सामान लाने में लगा। आउटवर्ड इनडायरेक्ट, सामान भेजने में लगा। तो आई होप समझ में आया। अब कुछ कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। मान लो हमें दिया ऑफिस रेंट, नेक्स्ट दिया फैक्ट्री रेंट। अब एग्जामिनर थोड़ा स्मार्ट था, हमें दे दिया रेंट, या मान लो दिया कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, और हमें दे दिया कैच।
सो इस केस में क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है। मान लो ये एक मिस्टर शिवा है और ये है मिस्टर खली। अगर इन दोनों के बीच में हम फाइट कराएं, शिवा का वजन है 40 केजी, इसका वजन है 300 केजी। बताओ कौन जीतेगा? सर ऑफ कोर्स खली जीतेगा, है ना, क्योंकि शिवा का वजन कितना है 40 और इसका वजन कितना है 300। तुम क्या बोल रहे हो? वेट मैटर्स, ऐसा बोल रहे हो ना? एग्जैक्टली यहां भी हमें यही ध्यान रखना है। अब देखो, हमें बोला है ऑफिस रेंट, तो पता चल रहा है ऑफिस से रिलेटेड है, यानी कि ये इनडायरेक्ट होगा। फैक्ट्री से पता चल रहा है कि ये फैक्ट्री से रिलेटेड है, क्या होगा? डायरेक्ट। लेकिन यहां पता नहीं चल रहा क्या कहां पे लगा होगा। तो एक बार वापस से इस कॉन्सेप्ट में आ जाओ और यहां इस डायग्राम को देखो। अब देखो ये सारी चीजें, ये जो ऑफिस है, वेयर हाउस है, शॉप है, ये सारे रेंट हो सकती है, फैक्ट्री भी रेंट हो सकता है। तो मुझे बताओ फैक्ट्री एक साइड और 3-4 चीजें अदर साइड में, किसका वेट ज्यादा है? ऑफ कोर्स इन 3-4 का वेट ज्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, जनरली अगर तुम देखोगे तो जो हमारा ऑफिस और जो शोरूम होता है वो प्राइम लोकेशन में होता है, एक ऐसे एरिया में होता है जो क्राउडेड एरिया हो। प्राइम लोकेशन और सिटी का इनके रेंट ज्यादा लगते हैं। लेकिन जो फैक्ट्री होता है वो आउटर एरिया में होता है, उनके रेंट्स कम लगते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स इन लोगों के इनके वेट ज्यादा है ना? तो कुछ नहीं बोला तो हम ये मानते हैं कि ये किसका वेट ज्यादा है? अदर वालों का वेट ज्यादा है, इसलिए हम इसे मानेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सिमिलरली कैरेज इनवर्ड से रिलेटेड है, तो हम इसे क्या मानेंगे? डायरेक्ट। कैरेज आउटवर्ड किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है सामान भेजने से रिलेटेड, तो क्या होगा? इनवर्ड, इनडायरेक्ट। अब देखो दिया है कैरेज, कुछ नहीं बोला कि किससे रिलेटेड है। अगेन वापस से हमें डायग्राम में आना है, चेक करना है कि देखो जनरली जब हम सामान मंगाते हैं सप्लायर से अपने दुकान में, तो ये बहुत दूर दूर से रॉ मटेरियल आता है। लेकिन यहां से जो हम शोरूम से फैक्ट्री शोरूम में सामान भेजते हैं, जनरली दिन भर जाता है। तो एक फैक्ट्री का मालिक ओन व्हीकल्स यूज करता है यहां से यहां सामान भेजने में। तो यहां के जो कैरेज है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम लगा होगा। वेटेज किसका ज्यादा है? ऑफ कोर्स सप्लायर से फैक्ट्री तक सामान लाने में इनका वेटेज ज्यादा है, ऐसा हम एजम्पशन मानते हैं। तो कुछ नहीं बोला तो हम क्या मानते हैं? जो कैरेज है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। आई होप मेरी बात यहां तक समझ में आई। यस और नो? यस सर। अब कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स में आ जाते हैं। जैसे मान लो दिया है एक्साइज ड्यूटी। हालांकि जीएसटी आने के बाद एक्साइज ड्यूटी बहुत रिलेवेंट नहीं रहा, लेकिन बहुत बार हमारे एग्जाम लेवल में इसको डाल देता है। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है? ये अगेन हमारी फैक्ट्री है, यहां पर रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल प्रोसेस हुआ और क्या बना? फिनिश गुड्स। जब ये सामान यहां से बाहर जाएगा तो टैक्स इज लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। एक टैक्स गवर्नमेंट ने लगाया, किस पे लगाया? इस प्रोसेसिंग पे टैक्स लगाया। प्रोसेसिंग कहां है? याद करो इस लाइन के इधर है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्साइज ड्यूटी क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है? तो इस बार हमने क्या समझा? इसका हमने समझा अ टैक्स लेविड बाय गवर्नमेंट ऑन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है? जनरली ये टैक्स का वो
इनपुट मिल जाता है, बट वो सारी चीजें हम नहीं जानने वाले। एक्साइज ड्यूटी दिखा, जस्ट तुम्हें मानना है कि ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। फिर से बोल रहा हूं, जीएसटी आने के बाद एक्साइज ड्यूटी सोच सकते हो कि हट गया है, लेकिन हमारे एकेडमिक लेवल में कभी कभी एक्साइज ड्यूटी डाल देता है, इसलिए मैं तुमको अलग से यहाँ बताते हैं। ओके, दूसरे एग्जाम्पल पर हम आ जाते हैं। मान लो दिया है कस्टम ड्यूटी। अब जो कस्टम ड्यूटी होता है वो दो तरह का होता है। एक को हम बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब ये क्या होता है? मान लो ये इंडिया है, ऊपर का पार्ट मैंने नहीं बनाया, जस्ट तुम्हें एज्यूम करना ये इंडिया है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि पूरा विश्व इंडिया बने, हमारा अखंड भारत बने। जस्ट फॉर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिया है इंडिया का। मान लो ये कोई फॉरेन कंट्री है, फॉरेन कंट्री। अगेन जस्ट तुम्हें एजम्पशन मानना है। तो जैसे ही हम बाहर में सामान सेल करते हैं, मान लो हमने सामान जैसे ही सेल किया, तो एक कस्टम वाटर होता है इंडिया का। ये जब तुम क्रॉस करोगे, क्या कर रहे हो तुम? फॉरेन कंट्री को यहां पर सेलर है, बायर है। जब सामान बेचोगे, इससे पहले कि तुम इंडियन कस्टम वाटर को क्लियर करो, यू हैव टू पे अ टैक्स। टैक्स इज पेबल। और कौन पे करेगा? ऑफ कोर्स हमको मतलब इंडियन से मतलब है, तो इंडियन पे करेगा। तो इस टैक्स को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी। अब देखो किस पे लगा, तो ये लगा रिलेटेड टू सेल है, हैंस इसे हम क्या मानेंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उम्मीद है समझ में आई। मान लो एक और कंट्री है, अगेन ये फॉरेन कंट्री है, ठीक है। इस बार हम इस कंट्री से कुछ सामान सामान क्या कर रहे हैं? मंगा रहे हैं। यहां पर हम सामान बॉट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट अगेन अ टैक्स इज levied by government and that tax is called import duty। ये किससे रिलेटेड हो गया? तो ये रिलेटेड टू परचेजेस है, हेंस इसे हम क्या मानेंगे? तो इसे हम मानेंगे डायरेक्ट टैक्स। डन। ओके, नेक्स्ट अगेन ये मान लेते हैं इंडिया है। जब भी किसी फॉरेन कंट्री से सामान हमारे देश में आता है, तो यहाँ पर बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, और अ फी पेड, इस फी को हम बोलते हैं क्लियरिंग चार्जेस, ठीक है। ये भी किससे रिलेटेड है? रिलेटेड टू परचेजेस, इसीलिए इसे हम क्या मानेंगे? इसे हम मानेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। होपफुली यहां तक कोई डाउट नहीं है, मेरे साथ साथ आपको लिखते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं जिसका नाम है रॉयल्टी, ठीक है। रॉयल्टी का मतलब क्या होता है? पेमेंट मेड टू यूज द अनदर्स एसेट, या
किसी और का एसेट यूज करने का राइट लेने के लिए जो हम पेमेंट करते हैं, दैट्स कॉल्ड रॉयल्टी। जैसे मान लो अगर मैंने तुम्हारा जमीन यूज किया, लीज पे लिया, भाड़े में लिया, बहुत उसके बाद बदले तो जो पेमेंट कर रहा हूं, दैट्स कॉल्ड रॉयल्टी। ये हो सकता है बेस्ड ऑन प्रोडक्शन हो, बेस्ड ऑन सेल्स हो। अगर बेस्ड ऑन प्रोडक्शन दिया तो इसे हम डायरेक्ट मानेंगे, अगर बेस्ड ऑन सेल्स दिया तो इसे हम इनडायरेक्ट मानेंगे। कुछ नहीं बोला तो जनरली हम इसे इनडायरेक्ट मान लेते हैं। ओके, आई होप यहां तक क्लियर है। सो दिस ऑल अबाउट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब अभी तक हमारा कॉन्सेप्ट क्या क्या क्लियर हो गया। हमने अभी तक बात की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट का हमने फॉर्मेट के बारे में बात की, फिर हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बात की। सो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे ऑन डायरेक्ट ऑन ट्रेडिंग अकाउंट।